हाय एवरीवन, दिस इज राजेश कलाम। आप सभी को हमारे इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा जो प्रीवियस टॉपिक सब था, उस टॉपिक में जो भी किसी भी सब्जेक्ट हो, जैसे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, उसमें हमने बेसिक को कवर किया और जो कुछ टॉपिक बचा हुआ था उसको लेकर के हम इस वीडियो में मिलेंगे। हमारा जो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि हमारे पर डे लाइफ में यूज होने वाला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल मीन्स होता है गुरुत्वाकर्षण। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे तो अगर नीचे डाउन हो रहा है, डेट मीन्स कि इस पर क्या लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर ये फोर्स हमारे इन्वायरमेंट में नहीं हो, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर इफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट प्रेजेंट इन आवर यूनिवर्स देन व्हाट विल हैपेंस। अगर हमारे इस वर्ल्ड में गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो जो हम लोग जो इस पर अभी आराम से जो बैठे हुए, आराम से जो खड़े हुए हैं, ये जो खड़े हो रहे हैं, अब क्या करेंगे, यूनिवर्स में उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे। जैसे कोई चीज़ जो बेलून होता है हीलियम का या हाइड्रोजन का, क्या करते हैं, जिस तरह से फ्लाई करते, उस तरह से हम लोग भी फ्लाई करते रहेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक पर्सन किसी और पर्सन से आपस में टकरा करके क्या होगा, पूरा वर्ल्ड का नुकसान हो जाएगा, वर्ल्ड मिस ध्वस्त हो जाएगा। तो इसी सिलसिले के साथ हम क्या करेंगे, जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। नाम है ग्रेविटेशनल है, दैट मीन्स गुरुत्वाकर्षण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको पहले समझेंगे। सबसे पहले कि गुरुत्वाकर्षण का मीनिंग आप लोग मालूम है, गुरुत्वाकर्षण मीन्स क्या, किसी चीज़ को नीचे खींचना। जो बल होता है अपोजिट से, मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर आ रहा है तो उसको नीचे ड्रॉ करना, नीचे मतलब उसको ड्रेंज करना, मतलब खींचना होता है। तो इससे रिलेटेड कुछ दो साइंटिस्ट है जो आप लोगों को मालूम होगा कि एक न्यूटन है, लेकिन ये जो ब्रह्मगुप्त है ये बहुत ही रेयर पीपल्स को मालूम होगा। जो कि सबसे इंटरेस्टिंग आपका जो सबसे जो इनक्रेडिबल है, इनक्रेडिबल मीन्स होता है कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन इसका भी कंसेप्ट हमारे इस चैप्टर में रोल में है, मतलब इस चैप्टर के रोल में है। जैसे कि ब्रह्मगुप्त एक इतिहासकार है, इंडियन के इतिहासकार है। इस इतिहासकार ने क्या किया, सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का डिस्कवर किया। ऐसा माना जाता है कि जो न्यूटन थे वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, उस पर से सेब गिरा, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कहानी बना दिया गया कि ये गुरुत्वाकर्षण का इंसिडेंट था, न्यूटन ने डिस्कवर किया। लेकिन न्यूटन के डिस्कवर से एक कहानी बना दिया गया। इससे बियॉन्ड जो ब्रह्मगुप्त था, जो कि भारत का एक इतिहासकार है, उन्होंने ये बताया कि जो अर्थ है, अर्थ के पास एक ऐसा फोर्स होता है, उस फोर्स के तहत किसी भी चीज़ को नीचे की ओर ड्रॉ करता है, नीचे की ओर उसको खींचता है, जिसके कारण इन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल नाम नहीं दिया। और न्यूटन ने क्या किया, उस गुरुत्वाकर्षण को बल को सबसे पहले नाम दे दिया। इस कारण से न्यूटन का जो लॉ है वो ग्रेविटेशनल का लॉ कहलाता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जो सबसे पहले कौन सा भारत के इतिहासकार थे जिन्होंने बताया कि अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दैट मीन्स कि ब्रह्मगुप्त। और ब्रॉडली पूछेगा कि हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, तो इसका आंसर आएगा न्यूटन्स। तो हम इसमें देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। जो हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। सबसे पहले देखेंगे हम दो मास लेंगे, एक बॉडी है, उस बॉडी का मास मान लेते हैं m1 हो गया। एक और बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लेते हैं m2 है। मास m1 और मास m2, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए कि r डिस्टेंस है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, न्यूटन ने सबसे इसमें दो लॉ के तहत एक कंबाइंड लॉ किया है। फर्स्ट उन्होंने बोले कि जो फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, वह प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू में m2। प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है कि अगर इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका भी वैल्यू बढ़ेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ेगा तो उसका फोर्स भी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद एक है कि फोर्स इनवर्सली होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बोथ मास। दैट मीन्स क्या होता है कि अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे
तो फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर डिस्टेंस को हम और बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम लगेगा। तो इस दोनों को अगर हम कंबाइंड किया जाए तो हमारा जो कंबाइंड बनेगा वो आएगा फोर्स प्रोपोर्शनल m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो हमेशा कि आप लोग मालूम है कि कभी किसी भी फिजिक्स हो, कोई भी केमिस्ट्री हो, किसी भी चीज़ में हो, अगर प्रोपोर्शनल है तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कांस्टेंट आता है। तो जो हमारा कांस्टेंट यहाँ पर आएगा वो आएगा कैपिटल G, उसके बाद m1 m2 बाय r स्क्वायर। यही हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला, कि अगर हमको मास दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट के बीच में और डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो वहाँ से हम इजीली में गुरुत्वाकर्षण बल कितना उसमें लग रहा है, कितना अट्रैक्शन लग रहा है, उसको हम देख सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो G है वो G क्या होता है, तो G को बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गुरुत्वाकर्षण का एक कांस्टेंट होता है, इसका मान दुनिया में कहीं भी जाइए इसका मान में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय kg स्क्वायर। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट है। तो हमने देख लिया कि जो ब्रह्मगुप्त है इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इस गुरुत्वाकर्षण में। न्यूटन्स क्या है, ऐसा कहानी बनाया गया है कि न्यूटन्स ने एक सेब पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब उसके बगल में गिरा तो ऐसा लगा कि वह गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन इससे पहले डिस्कवर हो चुका था। उसके बाद न्यूटन्स लॉ का जो ग्रेविटेशनल है वह एक ही फॉर्मूला पूछेगा आपको कि व्हाट इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। दैट मीन्स कि फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, जो G का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और जो हमारा नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छोटा G, कि छोटा ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी, जानते सिंपल सी बात है, कोई भी जैसे हमारा मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो जो नीचे गिरा तो किसने गिराया, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट किया, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। तो जो G होता है वो G को हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो G होता है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है कि अर्थ का जो किसी चीज़ के ऊपर जो खींचता है उसको बोला जाता है G। G का जो वैल्यू होता है वो नॉर्मली हमारे अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 10 ले सकते हैं, लेकिन G का जो मान होता है ना वेरी करता है। जिसका कुछ इंपॉर्टेंट हम केस लेते हैं। केस फर्स्ट, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि G का जो मान होगा वह सबसे मैक्सिमम कहाँ पर होता है। G का मान जो सबसे अधिक होता है वो होता है पोल पर, एट पोल। पोल में होता है या तो नॉर्थ पोल पर या तो साउथ, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पर होगा। तो सेकंड केस ले सकते हैं इसमें हम, G का जो मान होता है सबसे कम मिनिमम कहाँ पर होता है, तो होता है इक्वेटर पर। इक्वेटर पर G का मान सबसे कम होता है। और थर्ड हो सकता है G का मान 0 कहाँ पर होगा। G का मान 0 होता है एट सेंटर, अर्थ के सेंटर जहाँ पर होगा वहाँ पर जो अर्थ G का जो मान होगा वह क्या होता है 0 होता है। यहाँ से और क्वेश्चन इलाज हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हम अर्थ के स्पेस से ऊपर जाएंगे तो G का जो मान घटेगा या बढ़ेगा। तो हम सिंपल सी मानसिकता इसमें ये लगाना है हमको कि अर्थ के अगर ऊपर जाए या अर्थ के नीचे जाए G का मान हमेशा घटेगा। G का मान क्या होगा, हमेशा घटेगा। एक क्वेश्चन और बढ़ सकता है आपको कि अगर अर्थ के स्पीड को हम इंक्रीज किया जाए तो जो G का मान होगा, छोटा G का मान होगा वो घटेगा या बढ़ेगा। तो छोटा G का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। इन्वर्सली होता है यह क्वेश्चन। पिछला बार जो BPSC हुआ था 67 का जो PT हुआ था उस PT में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इफ द स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीज देन G इंक्रीज होगा या G डिक्रीज होगा या G कुछ नहीं, क्या होगा, G यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अर्थ के स्पीड घटाएंगे तो G बढ़ेगा, अर्थ के स्पीड को बढ़ाएंगे तो G क्या होगा, घटेगा। अब हम देखेंगे जो एक छोटा G और बड़ा G में क्या अंतर है और छोटा G है उसका रिलेशनशिप क्या बनता है। तो छोटा G इज इक्वल टू होता है Gm बाय r स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो देख रिलेशन, तो छोटा G जो होगा उसका मान क्या होगा, वेरी करेगा।
लेकिन बड़ा जी का मान क्या होगा, बिहेव नहीं करेगा। तो ये हम जान गए कि छोटा जी बड़ा जी क्या होता है। अब तो हम जानते हैं कि जो m है वो m क्या होता है। तो यहाँ पर m ले सकते हैं मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg होता है। और यहाँ पर r क्या होगा, तो रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है। तो जो r का मान के अप्रॉक्स में होता है आपको 6400 किलोमीटर, ये अप्रॉक्स में होता है। कहीं कहीं 6356 होता है, लेकिन इसको अप्रॉक्स लेंगे हम 6400 किलोमीटर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि जी मतलब अर्थ पर जो जी का मान होता है और जो मून पर जो जी का मान होता है उस पर कितना डिफरेंस है, ये क्या इसकी रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जी ऑफ मून, मून पर जो जी का मान होगा वह अर्थ पर के जी के मान का छठा भाग होगा, मतलब g/6 हो जाएगा। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को अगर हम अर्थ पर 1 मीटर जंप करवाएंगे तो जो मून होगा, मून पर क्या होगा 6 गुना मतलब 6 मीटर। अगर यहाँ पर 2 मीटर जंप कर रहा है तो वहाँ पर 12 मीटर जंप करेगा। यहाँ पर अगर 3 मीटर कर रहा है तो वहाँ पर 18 मीटर जंप कर जाएगा, मतलब 16 टाइम्स होता है। इसी तरह से आप लोग देखे होइएगा, सबसे पहले जो 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अपोलो 11 सैटेलाइट से जो वहाँ मून पर गए थे, तो उसका जो एक पैर अर्थ क्या कहता है मून के सरफेस पर रखा तो अब सेकंड अपने आप क्या हो ऊपर उठ रहा था, फिर नीचे रखा फिर ऊपर उठ रहा। तो वहाँ पर जी का मान बहुत ही कम है। जहाँ पर जी का मान कम होगा वहाँ पर क्या होगा, आदमी भलाई ज़्यादा करे। और वेट क्या होता है, सब किसी भी इंसान से आप क्वेश्चन पूछिएगा कि आपका वेट कितना है, तो वह बोलेगा आपको 50 kg या 60 kg उसका एक्चुअल मास है। लेकिन मास और वेट में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर मास 60 kg है तो हमारा ये मास है, हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा हो गया। लेकिन पूछेगा कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या करिएगा कि वेट कहने का मीनिंग क्या होता है। वेट मीन्स जो होता है ना, वो पहले जानते हैं कि वेट होता है। तो वेट जो एक फोर्स होता है, किसका फोर्स, तो अर्थ का फोर्स। अर्थ जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाता है उसको बोलते हैं हम वेट। और जो मास क्या होता है, वो किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है। जैसा कि अगर किसी भी इंसान का जो मास है, वो मास अगर हम 10 kg ले लिया जाए तो उसका पूछेगा वेट कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट 10 kg नहीं होगा। वेट मीन्स पूछ रहा है कि उस जो 10 kg ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स अर्थ लगा रही है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है m × a या m × g होता है। तो m मीन्स क्या होता है मास, तो मास गुने में g का मान हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए 10, तो यहाँ से आ जाएगा 100 न्यूटन। तो अगर आपको कभी कोई पूछे कि आपका वेट कितना है, तो अपने मास में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें क्या लगा देना है, उसमें n लगा देना है। n मीन्स क्या होता है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है। जैसे में एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं हम कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर 50 kg है तो उसका जो वेट होगा वो आ जाएगा आपको 500 न्यूटन। तो समझ गए कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट का अमाउंट होता है और जो वेट होता है वो किसी भी अमाउंट पर जो मास है उस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही है उसको बोला जाता है वेट। प्लस लॉ, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल, इस टॉपिक का जो सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे जो स्मार्टेस्ट वाला बोला जाता है, जो सबसे जो ज़्यादा कंसेप्चुअल किस लॉ में है, तो केप्लर्स लॉ में। इससे हम पहले देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, उसको किसने बनाया, ये किसने डिस्कवर किया, तो उसको डिस्कवर किया था कोपरनिकस ने, जो कि एक पोलैंड का निवासी था। उन्होंने बोले कि जो अर्थ है, अर्थ जैसा और सब प्लैनेट्स भी होता है जो कि सन का चक्कर लगाता है। सन इज ए क्या होता है, मैन ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का एक मुखिया हो जाएगा, मुखिया कहा जा सकता है उसको। उसके बाद केप्लर ने क्या किया, बोला कि ग्रह का जो गति होता है, जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स होता है, वो मोशन किस टाइप का होता है। तो इन्होंने क्या किए, 3 लॉ दिए। फर्स्ट लॉ इसके अनुसार, फर्स्ट लॉ क्या था, फर्स्ट लॉ के अनुसार कि जो प्लैनेट्स होता है, कोई भी ग्रह होता है, वो ग्रह एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। उसमें बहुत क्वेश्चन पूछेगा भी कि किस पाथ में चक्कर लगाता है, तो आंसर आएगा आपका इलिप्टिकल
इलिप्टिकल मीन्स होता है दीर्घवृत्ताकार, मतलब थोड़ा दीर्घवृत्ताकार, थोड़ा अंडाकार का होगा और थोड़ा बड़ा टाइप हो जाए, बोलते हैं इलिप्टिकल पाथ में क्या होता है चक्कर लगाता है। उसके बाद सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड लॉ के अनुसार ये बोला गया कि जो भी ग्रह सन के जितना नज़दीक है वह उतना जल्दी क्या करेगा, अपना जो रिवोल्यूशन होता है वह पूरा करेगा, मतलब उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया बोला जाता है। उसके बाद जो थर्ड लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ टाइम। लॉ ऑफ टाइम, इसके अनुसार क्या बोला गया, ये फॉर्मूला है t² प्रोपोर्शनल r के पावर 3। मतलब अगर जो जैसे अगर सन है और अर्थ है, जितना डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को अगर हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा करेंगे तो उस पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को अगर हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसका जो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो सकता है। जैसा कि क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अगर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड हो, जैसे एक साल में जो 365 दिन होता है वो कितना दिन का हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि जो हमारा रेडियस है वो उसको हाफ कर दिया गया। रेडियस में जो हमारा डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया गया, तो जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा वो अप्रॉक्स हो जाएगा 130 डेज। मतलब एक साल में 130 दिन होता है, हो जाएगा। अभी कितना होता है, 365 या 366 हो सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम आधा कर देंगे तो जो हमारा डिस्टेंस, जो हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा वो 130 दिन का हो जाएगा। अब थोड़ा जानते हैं कि सन और अर्थ में कैसा कैसा रिलेशनशिप बन सकता है। हमने देख लिया कैप्टन का 3 लॉ था। पहला कि जो ग्रह होता है, ग्रह का जो मोशन होता है किस पाथ में होता है, इलिप्टिकल पाथ में होता है। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ क्या था, लॉ ऑफ टाइम पीरियड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद देखिए सबसे पहले जानते हैं कि सन के बारे में। क्वेश्चन पूछेगा आपको जो सन है, सन किस चीज़ से बना हुआ है, तो सन एक दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे यूनिवर्स में। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक होता है न्यूक्लियर फिजन। तो जो फ्यूजन इस क्या होता है, दो चीज़ से मिलना। तो जो सन का जो निर्माण हुआ है वह हुआ आपको हाइड्रोजन से और हीलियम से मिलकर के क्या बना हुआ है, सन बना हुआ है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो दोनों मिल रहा है, मीन्स क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन से बना। क्वेश्चन बनेगा अभी कि सन जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो नाभिकीय संलयन, संलयन मीन्स क्या होता है, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, जोड़ना, जुड़ गया। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि अर्थ है, कितना अर्थ को मिलाएंगे तो एक सन बन सकता है। हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि एक सन है वह कितने अर्थ के बराबर हो सकता है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, जो छोटा सा जो सन दिख रहा है, ये जो अप्रॉक्स में 13 लाख अर्थ को मिलाएंगे तो एक सन बनेगा। इतना बड़ा सन हो सकता है, क्योंकि इससे हम कर सकते हैं जो सन का जो जहाँ से लाइट बनता है उसको आउटर सरफेस में आने में कई एक वर्ष लगता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो एक सन है वह 13 लाख अर्थ के मिलने से बना हुआ है। और हम जानेंगे कि आप अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है और सन का जो लाइट है वह अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। तो दो क्वेश्चन बनता है ये। तो एक हम क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पर कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। एक मान लेते हैं यहाँ पर अर्थ हो गया, एक यहाँ पर आपको हो गया सन। तो अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 15 करोड़ किलोमीटर। नॉट लाख में, यहाँ क्या हो जाए करोड़ का बात था, 15 करोड़ किलोमीटर क्या होगा डिस्टेंस होता है अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस। और बात करेंगे यहाँ पर जो लाइट है वो कितना टाइम में पहुँचता है सन का लाइट अर्थ तक। तो इसका आंसर आएगा आपको 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कि आपको 16 सेकेंड में होगा, लेकिन यहाँ पर जो लाइट होगा वह 8 मिनट 20 सेकेंड में अर्थ तक पहुँचता है। जैसा कि आप लोग देख लिए कि यहाँ जो अर्थ है वो अर्थ और सन, अर्थ दिखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है 13 लाख अर्थ को मिलाएंगे तो एक सन बन सकता है।
इतना बड़ा बात। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं अर्थ और मून का थोड़ा बात कर सकते हैं। तो अर्थ और मून का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3,84,000 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेट। इसका कितना होता है 15 करोड़ किलोमीटर। उसका कितना होता है 3,84,000। इसका अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस। जैसा कि अर्थ और सन का जो लाइट है कितना टाइम, मतलब सन का जो लाइट अर्थ कितना टाइम लगता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन मून का जो लाइट होता है वो अर्थ तक पहुंचने में अप्रॉक्स में आपको 1.3 सेकेंड लगता है, क्योंकि जो लाइट का जो स्पीड होता है इन वैक्यूम वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं कि हमारा अर्थ और सन जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही इमेजिनरी वर्ल्ड जैसा लग रहा है। उसके बाद ऐसा के लिए जा सकता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कोई भी सैटेलाइट अगर लॉन्च होता है तो जो लॉन्च होता है वह हमेशा के लिए ऊपर में क्या होता है घूमता रहता है, अर्थ के सापेक्ष में घूमता रहता है। जो एस्केप वेलोसिटी होता है दैट मीन्स कि वैसा वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के तहत किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो हमेशा के लिए ऊपर में ही इन्वर्स में घूमता रहेगा, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। इसका जो फॉर्मूला होता है रूट अंडर में 2gr, क्या होता है रूट अंडर 2gr। इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स में आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, जो बहुत ही जो सेंसिटिव जो आंसर है उससे पूछेगा आपको जो एस्केप वेलोसिटी है वो उसका कितना वैल्यू होता है, कितना होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। उसके बाद जानते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, मतलब वैसा वेलोसिटी जिसके द्वारा कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट को छोड़ करके हमारे इन्वर्स में फैल जाए, उसको बोला जाता है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर में gr। तो इस तरह से देख लिए कि हमारा जो ग्रेविटेशनल चैप्टर है इसका जो कुछ बेसिक कंसेप्ट था बहुत हद तक खत्म हो गया। यह चैप्टर आप किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन हो या कोई भी बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन एराइज होता ही होता है, चाहे प्रत्येक साल बीपीएससी में देखिए, यूपीएससी में देखिए, या किसी चीज़ की अगर इंटरव्यू है, क्योंकि हम लोग अर्थ पर आते हैं। अर्थ सबसे यूनिक प्लेनेट होता है, इसको हम बोल सकते हैं ब्लू प्लेनेट, क्योंकि यहाँ पर अर्थ यहाँ पर पानी एग्जिस्ट करता है। इस कारण से क्या होता है हम लोग यहाँ पर रहते हैं। सिलसिले के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।